तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, अनिश्चितताओं से भरी इस दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है। चाहे आप लाख जतन करें सुरक्षित रहने के, पर आपका हर दाव उल्टा ही पड़ेगा। शायद आपको मेरी ये बात अभी बेतुकी या फिर बेवकूफ आना लगे, पर मेरा ये ख्याल यूं ही नहीं बन गया। आज से लगभग 7 साल पहले मेरा एक छोटा सा 4 जन का हंसता खेलता परिवार था, जो महज महीने भर में ही तबाह हो गया। 4 जन का परिवार, वो परिवार अब सिमट कर 2 जन का ही रह गया है। मैं और मेरी धर्म पत्नी संध्या, जिसे जिंदा रखने के लिए मुझे हर रात खून की खुराक का इंतजाम करना पड़ता है। दरअसल मेरे इस बुरे वक्त की शुरुआत हुई आज से लगभग 7 साल पहले, सन 2016 में, जब मैं अपने परिवार के साथ मेघालय के सुबनसा कॉलोनी में शिफ्ट हुआ। भारत का ये बादलों से घिरा रहने वाला राज्य अपनी खूबसूरती वादियों के लिए दुनिया भर में चर्चित है, और इसी खूबसूरत वादियों के बीच मौजूद था हमारा अपार्टमेंट पूर्णिमा, जिसके तीसरे माले पर था हमारा अपना फ्लैट 013। पूर्णिमा अपार्टमेंट की सबसे जो अच्छी बात थी वो ये थी कि यहाँ पर बहुत ही शांति थी। मसलन यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी शोर शराबा नहीं था। ऊपर से सिक्योरिटी भी बहुत ही ज़्यादा टाइट थी, यानी कि कुल मिलाकर सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। पर महज 3 से 4 दिनों में ही अपार्टमेंट की सुकून भरी शांति रात होते ही डरावनी खामोशी में बदलने लगी। दरअसल हमें कुछ ही दिनों में ये एहसास हो गया कि दिन में भी पूरे अपार्टमेंट में ना के बराबर ही चहल पहल रहती थी, और यही शांति रात के स्याह अंधेरे के साथ मिलकर एक डरावनी सूरत इख्तियार कर लेती थी। खैर, अभी हम अपने नए घर को सजाने संवारने में ही मसरूफ थे कि इसी बीच कब हमारी दहलीज पर एक बड़ी मुसीबत ने दस्तक दे दी। दरअसल 5वीं रात को जब हम लोग सोने जा रहे थे कि तभी मेरे बेटे पुलकित को एकाएक खून की उल्टियां होने लगी, जिसे देखकर जहां पुलकित की मां अपनी सुध-बुध खो बैठी, तो वहीं मैं भी बेहद घबरा गया था। फिर जब मेरी बड़ी बेटी सुनैना ने रोते हुए कहा, कुछ करो पापा, तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि ये वक्त ऐसे घबराने का नहीं है। मैंने फौरन ही पुलकित को गोद में उठाया और बिना देरी किए उसे नजदीकी हॉस्पिटल लेकर पहुंचा, जहां आनन फानन में पुलकित को इमरजेंसी में एडमिट तो कर लिया गया, पर जैसे मैंने बिलिंग काउंटर पर अपने घर का एड्रेस लिखवाया तो उसके अगले ही पल उन्होंने मुझे पुलकित को वहां से ले जाने को कह दिया, जिस पर मैं उन पर बहुत ही भड़का। मेरे भड़कते ही वो लोग पुलकित को हॉस्पिटल के मेन गेट पर छोड़कर चले गए। खून से लथपथ मेरा बेटा अब बेसुध हो चुका था। मैंने एक बार फिर अपने बेटे को अपनी बाहों में उठाया और दूसरे अस्पताल की तरफ चल पड़ा। पर जब दूसरे अस्पताल में भी ठीक पहले अस्पताल वाला बर्ताव किया गया तो मैं बुरी तरह से टूट गया। मैंने उन डॉक्टरों के हाथ पैर भी जोड़े, यहाँ तक कि उनके जूतों पर अपनी नाक तक रगड़ी, पर उन जालिमों का दिल नहीं पसीजा। आखिरकार मजबूरन मुझे अपने बेसुध बेटे को लेकर वहां से भी निकलना पड़ा। अभी मैं उस अस्पताल से निकला ही था कि तभी किसी ने पीछे से आवाज देते हुए कहा, आपके बेटे को पूर्णिमा ही बचा सकती है, उसके अलावा कोई भी नहीं। ये सुनते ही मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि उसी अस्पताल की एक नर्स खड़ी है। उस नर्स पर नजर पड़ते ही मैंने उससे पूछा, कौन से अस्पताल में मिलेगी पूर्णिमा जी? जिस पर उस नर्स ने कहा कि आपके घर पर, आप जल्दी से अपने घर पहुंचे। उसके इतना कहते मैं पागल बिना कुछ सोचे समझे अपने बेटे को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। उस नर्स से ये भी नहीं पूछा कि पूर्णिमा जी को मेरे घर का पता मालूम भी है या फिर नहीं। खैर, घर पहुंचने के बाद अब मुझे इंतजार था तो पूर्णिमा जी के आने का, पर रात से सुबह हो गई और सुबह से फिर रात, पर अभी तक पूर्णिमा जी नहीं आई थी। वहीं पर मेरा बेटा अभी भी बेसुध पड़ा हुआ था, पर अच्छी बात तो ये थी कि उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। संध्या और सुनैना भी गुमसुम पुलकित के सिरहाने किसी चमत्कार की आस में बैठे हुए थे कि इसी बीच घर की डोरबेल बजी। डोरबेल के बजते ही मैं तुरंत ही दरवाजे की तरफ दौड़ा, इस उम्मीद में कि डॉक्टर पूर्णिमा जी आई होंगी। पर जब मैंने दरवाजा खोला तो मैं एक बार फिर मायूस हो गया, क्योंकि दरवाजे पर 010 फ्लैट की एक मेड खड़ी थी। इससे पहले मैं उस मेड से कुछ पूछता कि वो मेड से बोली, साहब मैंने सुना है कि पुलकित बाबा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। जिस पर मैंने उसे जवाब देते हुए कहा, हाँ है तो, पर चिंता वाली बात नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। मेरे इतना कहते वो मेड बोली, पुलकित बाबा की आज आखिरी रात है,
अब उस मेड के ये कहते ही मेरा गुस्से का पारा एकदम से चढ़ गया। पर जब अगले ही पल उस मेड ने कहा, पर आप फिक्र मत करो, मुझे पता है कि पुलकित बाबा कैसे ठीक होंगे, आप बस मैम साहब से मेरी बात करा दो। तो ये सुनकर मेरे गुस्से का पारा जो बस फटने ही वाला था वो अब एकदम से ठंडा हो गया। जिसके बाद मैंने अपनी बीवी संध्या को आवाज दी। संध्या के आते उस मेड ने मुझे अंदर जाने को कहा, जिसके बाद मैं घर के भीतर चला आया। फिर कुछ देर के बाद संध्या हाथ में एक काले रंग का कटोरा लेकर आई और बोली, पूर्णिमा ने कहा है कि इस कटोरे में कच्चा दूध भर के घर के चौखट के बाहर रखना है। अगर सुबह ये कटोरा खाली मिला तो अपना पुलकित बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, वैसे तो मुझे इस बात पर जरा सा भी यकीन नहीं हो रहा था, पर उस नर्स ने जैसा कहा था कि पूर्णिमा ही मेरे पुलकित की जान बचा सकती है, ऐसे में हमने ठीक वैसा ही किया जैसा कि उस मेड ने करने को कहा था। संध्या ने रात के त्रिमा पहर यानी कि तीसरे पहर के शुरू होते ही संध्या ने उस काली कटोरी में कच्चा दूध भरकर चौखट के बाहर रख दिया और मन ही मन ये दुआ करने लगी कि ये टोटका किसी तरह काम कर जाए। उस रात हमारी आंखें बेसुध पड़े पुलकित पर ही जमी रहे। रात गहराती रही और इसी बीच कब हम सबकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। फिर जब सुबह मेरे कानों में पुलकित की आवाज पड़ी तो मेरी आंखें खुली। आंखें खुलते मेरी नजर पुलकित पर पड़ी जो संध्या को उठाते हुए कह रहा था, माँ मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। पुलकित को होश में देखकर संध्या भावुक हो गई। संध्या पुलकित को गले लगाकर चूमने लगी। आखिरकार ऊपर वाले की कृपा से बहुत ही बुरा वक्त टल चुका था। और फिर इसी बीच सुनैना वो काली कटोरी ले आई जो पिछली रात चौखट के बाहर रखी थी, जो कि अब खाली थी। जैसा कि उस मेड ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। पुलकित अब काफी ठीक लग रहा था और महज कुछ ही दिनों में पुलकित पहले जैसा हो गया था। फिर इसी बीच मैंने और संध्या ने उस मेड को शुक्रिया करने की सोची, पर वो फिर कभी भी नहीं दिखी। यहाँ तक कि जब संध्या फ्लैट नंबर 010 वाले से बात करने गई तो उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला। कुछ दिनों तक तो ये बात हमें भी खटकी, पर बीतते वक्त के साथ ये बात जहन के किसी कोने में दफन सी हो गई। हमारी लाइफ एक बार फिर से नॉर्मल हो चुकी थी, पर कभी कभी ऐसा लगता था कि मुझे ये पूर्णिमा अपार्टमेंट छोड़ देना चाहिए, पर यह बस मेरा ख्याल भरी था जिस पर मैंने कभी इतना जोर ही नहीं दिया। बीतते वक्त के साथ हमारी जिंदगी की गाड़ी फिर से जोरों शोरों से चलने लगी। इस बात से बेखबर कि मेरा पूरा परिवार मुसीबत के उस भंवर में फंस गया है जिससे निकलने का एक ही जरिया है और वो है मौत। दरअसल पुलकित के ठीक होने के कुछ ही महीनों बाद पुलकित की माँ यानी कि मेरी धर्म पत्नी संध्या को उसके पीहर वालों ने बुलवा लिया। पर अपने पीहर निकलने से पहले जब संध्या ने मुझसे उस काली कटोरी में दूध भरकर चौखट के बाहर रखने को कहा तो मैं ये जानकर हैरान हो गया कि संध्या अभी भी वो दूध से भरा कटोरा घर के चौखट से बाहर रख रही है, जबकि पुलकित को ठीक हुए कई महीने हो चुके थे। इससे पहले मैं संध्या से इस बारे में कुछ पूछताछ करता कि संध्या मेरी बेटी सुनैना के साथ अपने पीहर के लिए निकल गई। संध्या और सुनैना के जाने के बाद मैं भी अपने कामकाज में इतना बिजी हो गया कि संध्या की बात दिमाग से निकल गई। और जब सुबह में उठा तो मैंने नोटिस किया कि पूरे कमरे में अजीब सी गंध फैली हुई है। फिर जब मैंने गौर किया तो मैंने पाया कि वो गंध पुलकित के कमरे से आ रही है। मैं फौरन ही पुलकित को आवाज देते हुए उसके कमरे की तरफ बढ़ा और जब मैं पुलकित के कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी चीख निकल गई। दरअसल पुलकित के बिस्तर पर बेहिसाब कीड़ों का ढेर लगा हुआ था जिनसे वो अजीब सी गंध आ रही थी। फिर जैसे मैं बिस्तर के करीब पहुंचा तो मैंने पाया कि वो सारे कीड़े पुलकित के मुंह, आंख और उसके कानों से बाहर निकल रहे हैं। उन सभी कीड़ों ने पुलकित को अंदर से खा के खोखला कर दिया था। अपने बेटे का ये हाल देखकर मैं अपना सुध खो बैठा था। मैं तो ये भी नहीं समझ रहा था कि जो मैं देख रहा हूँ वो हकीकत भी है या फिर मेरा कोई बुरा सपना। फिर इसी बीच घर की डोरबेल बजी और जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने वही मेड खड़ी थी जिसने पुलकित की पिछली बार जान बचाई थी। इससे पहले मैं उस मेड से कुछ कहता कि वो बोली, अपनी मैडम जी को कॉल करो साहब। उसके ये कहते मैं संध्या को कॉल करने वाला था कि इतने में ही संध्या का कॉल आ गया। मेरे कॉल रिसीव करते ही संध्या बोली, अरे तुमने दूध भर के वो काला कटोरा घर के बाहर रखा था कि नहीं। संध्या ने जब उस काले कटोरे की बात कही तब जाकर मुझे याद आया कि मेरे से कितनी बड़ी भूल हो गई है। फिर जब आगे संध्या रोते हुए बोली, सुनैना सुबह से खून की उल्टियां किए जा रही है,
तो ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मैं अपने बेटे को तो पहले ही खो चुका था और अब मैं अपनी बेटी सुनैना को किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि सिर्फ मेड ही मेरी बेटी की जान बचा सकती है। लिहाजा मैं उसी वक्त उस मेड के पैरों में गिर गया और अपनी बेटी की जान की भीख मांगने लगा। मुझे अपने पैरों पर रोता गिड़गिड़ाता देख वो मेड बोली, साहब आप चिंता मत करो, बिटिया को कुछ नहीं होगा। अब इतना बोलकर वो वहां से चली गई। अभी मैं वहां से उठकर घर के भीतर ही आया था कि तभी पीछे से उसी मेड ने आवाज दी तो कहा, ये लो साहब, इस कपड़े में पुलकित बाबा की लाश को लपेटकर मुझे दे दो। उस मेड के इतना कहते ही मैंने उस पर भड़कते हुए कहा, तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई हो? भला मैं तुम्हें अपने बेटे की लाश क्यों दे दूंगा? जिस पर वो मुझे जवाब देते हुए बोली, साहिब अगर आप अपनी बेटी की जान की खैरियत चाहते हैं तो चुपचाप अपनी बेटी की लाश मुझे दे दो, नहीं तो आपकी बेटी भी जान से जाएगी। इस बार उस मेड के बोलने का अंदाज बिल्कुल बदल चुका था। उसके बदले हुए तेवर से मुझे ये समझते हुए तैरने लगी कि अगर इसकी बात न मानने की गुस्ताखी की तो यकीनन मेरी बेटी भी नहीं बचेगी। लिहाजा ना चाहते हुए भी मैं अपने बेटे की लाश को उसके दिए गए काले कपड़े में लपेटा और उस मेड को थमाते हुए कहा, बस किसी भी तरह से मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। जिस पर वो बोली, कुछ नहीं होगा तुम्हारी सुनैना को, तुम बस ये बात किसी से मत कहना और ना ही यहाँ से भागने की सोचना। अब ये बोलकर वो मेड मेरे बेटे की लाश को लेकर चली गई। वही मैं लाचारी और बेबसी के घूंट पीकर रह गया। पर अब ये तो जान चुका था कि जल्दी ही ये पूर्णिमा अपार्टमेंट से जान छुड़ानी होगी, नहीं तो एक एक करके सारे मारे जाएंगे। मुझे ये तो पता ही नहीं था कि आखिर ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, पर इतना तो अंदाजा हो ही गया था कि हो ना हो वो मेड ही इन सब की जिम्मेदार है। खैर, पर ये वक्त जल्दबाजी दिखाने का नहीं बल्कि सूझबूझ से काम लेने का था। इसलिए सबसे पहले मैंने अपने अशांत मन को शांत किया और सोचने लगा इस समस्या का समाधान। और तभी मुझे उस नर्स का ख्याल आया जिसने कहा था कि पूर्णिमा ही मेरी मदद कर सकती है, और हुआ भी वैसा ही। यकीनन वो नर्स मेड पूर्णिमा के बारे में कुछ न कुछ तो जरूर जानती होगी। लिहाजा इन सब सोच विचार के बाद मैं तुरंत उस नर्स से मिलने उस अस्पताल में पहुंचा जहां वो पिछली बार मिली थी। पर संजोग से वो नर्स मुझे मिल भी गई, पर उस वक्त उसने पूर्णिमा के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। साथ ही ये भी हिदायत दी कि पूर्णिमा जैसा कहती है वैसा ही करो, नहीं तो अंजाम बहुत ही भयानक होगा। बहरहाल मैं चुपचाप घर लौट आया और घर पहुंचने पर पता चला कि सुनैना और संध्या लौट आए हैं। सुनैना को ठीक देखकर जहां मुझे थोड़ी राहत मिली तो वहीं संध्या की नजरें पुलकित को खोज रही थी। उस वक्त मैंने संध्या को पुलकित के बारे में सच न बता के ये बता दिया कि वो अपने दोस्त रविंद्र के घर गया हुआ है। इसी बीच सुनैना ने मेरे से कहा, पापा वो मेड आई थी और फिर से एक और काला कटोरा दे गई। सुनैना की ये बात सुनते ही मैं समझ गया कि अब आगे क्या होने वाला है। अभी मैं इन्हीं सब उलझनों में उलझा हुआ था कि इसी बीच एक अननोन नंबर से कॉल आया। फिर जब मैंने कॉल उठाया तो कॉल पर वो ही नर्स थी जिससे मैं मिलने गया था। फिर जब मेरी उससे बात हुई तो उसने मुझसे कहा कि अगले 7 दिनों तक ये पता लगाएं कि कच्चे दूध से भरे उस काले कटोरे का दूध कौन पीता है। ये पता चलने के बाद ही वो नर्स हमारी कोई मदद कर पाएगी। उस नर्स की कॉल की वजह से मेरी थोड़ी आस बंध तो गई थी, पर सब कुछ अंधेरे में ही लटका हुआ था। खैर, नर्स से बात करने के बाद अब मेरा पूरा ध्यान उस कटोरे पर ही टिक गया था। फिर जैसे तीसरे पहर के शुरू होते ही संध्या ने वो दूध से भरा काला कटोरा घर के चौखट के बाहर रखा, तो उसके फौरन ही बाद ही मैंने अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग मोड स्टार्ट करके बाहर वाले गमले में इस तरह छिपा दिया कि उस काले कटोरे की रिकॉर्डिंग होती रहे। मोबाइल फोन को सेट करने के बाद मैं इंतजार करने लगा सुबह के होने का। फिर जब सुबह मैंने अपने मोबाइल फोन की वीडियो रिकॉर्डिंग देखी तो मैं दंग रह गया। दरअसल वीडियो में जिसने उस काले कटोरे से दूध पिया वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी सुनैना ही थी, जबकि सुनैना तो कमरे से बाहर निकली भी नहीं थी। पर ऐसा कैसे हो सकता था? मैंने फौरन ही उस नर्स को कॉल किया और ये बात बता दी। मेरी पूरी बात सुनते उस नर्स ने कहा, आप अपना जिगरा थोड़ा मजबूत कर लो सर, क्योंकि जो मैं आपको करने को कहूँगी उसे करने से अच्छा आप मर जाना पसंद करेंगे। इसके बाद उस नर्स ने कहा, आज आप सबकी आखिरी रात है, पर अभी भी एक मौका है। आपको आज रात उस काले कटोरे में कच्चे दूध की जगह अपनी बेटी का खून भर के रखना होगा। साथ ही अपनी बेटी को आपको जंजीरों से बांधकर घर का एक एक रूम बंद करना होगा। इसके बाद अपनी बीवी के साथ
पूर्णिमा अपार्टमेंट छोड़कर मेरे घर आ जाना। अगर आप मेरे घर सही सलामत पहुंच जाते हैं तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है। इतना बोलकर उस नर्स ने फोन काट दिया और उस नर्स से बात करने के बाद मैं बड़ी ही दुविधा में पड़ गया। आखिर मैं अपनी खुद की बेटी के साथ भला ऐसा कैसे कर सकता था, क्योंकि वही तो ले दे के अब मेरी एक ही दुनिया थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं कि तभी मेरे बदहवास पड़े चेहरे ने सुनैना का ध्यान खींच लिया। और जब सुनैना ने मुझे अपनी कसम देते हुए सब कुछ सच सच बताने को कहा तो मैंने उसे सारी बात बता दी। मेरी बात सुनने के बाद सुनैना के आंखों में आंसू छलक आए। सुनैना मुझसे लिपटे हुए बोली, आप लोग अपनी जान बचा लो पापा। सुनैना के इतना कहते ही मैं भी रो पड़ा। वहीं संध्या के कानों में हम दोनों बाप बेटी के रोने की आवाज पहुंची तो वो बोली, क्या हुआ आप सबको? अभी संध्या ने इतना कहा ही था कि तभी सुनैना ने कहा, कुछ नहीं माँ, वो पुलकित तुम्हें रविंद्र के घर पर बुला रहा है, वो भी अभी। तुम जल्दी से जल्दी जाकर देखो, पता नहीं पुलकित को क्या हुआ है। सुनैना को अच्छे से पता था कि पुलकित का नाम सुनते ही संध्या का ध्यान पुलकित पर चला जाएगा और हुआ भी कुछ वैसा ही। संध्या फौरन ही रविंद्र के घर के लिए निकल गई। संध्या के जाने के बाद मैंने रविंद्र के परिवार वालों को कॉल करके संध्या को किसी भी तरह अपने पास ही रोके रखने को कहा जब तक कि मैं खुद ना आ जाऊं संध्या को लेने। अभी मैं फोन पर बात ही कर रहा था कि इतने में ही सुनैना ने उस काले कटोरे को खून से भर दिया और मुझे थमाते हुए बोली, ये लो पापा। जिसके बाद मैंने सुनैना को जंजीरों से बांधकर उसके कमरे में बंद कर दिया और रात के तीसरे पहर के शुरू होते ही मैं वो खून से भरा काला कटोरा अपने घर के चौखट के बाहर रख के सीधे रविंद्र के घर पर पहुंचा जहां पर संध्या थी। संध्या को वहां से लेने के बाद मैं पहुंचा उस नर्स के घर जहां पर उसने बताया कि अगले 13 महीनों के लिए हम तीनों ही सेफ हैं, मतलब कि सुनैना भी। अब बस इन 13 महीनों में सुनैना को उस पूर्णिमा अपार्टमेंट से निकालना होगा। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ इस परिवार के साथ, आखिर क्या राज है मेघालय के पूर्णिमा अपार्टमेंट की, इसका खुलासा करेंगे इस कहानी के अंतिम भाग में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे